नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फेरम फॉस्फोरिकम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो भी डॉक्टर गेंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में फेरम फॉस्फोरिकम के बारे में बतलाई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और सबसे बड़ी बात कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट साथियों। आज का हमारा टॉपिक फेरम फॉस्फोरिकम, जिसे हम फेरम फॉस के रूप में बात करते हुए चलेंगे। तो फेरम फॉस के बारे में डॉक्टर केंट बतलाते हैं कि बहुत कमजोरी और लेटने की इच्छा का रहना, रात में स्नायविक और वातज दशा। अब यहाँ पे क्या बतला रहे हैं कि बहुत ज्यादा कमजोरी और वीकनेस, इस तरह की लेटने का इच्छा। जब शरीर वीक होगा तो खड़ा रहना बैठना सब मुश्किल होगा, इच्छा करेगी कि क्या लेट जाए, तो लेटने की इच्छा, बहुत ज्यादा कमजोरी, साथ में रात में नर्वस इश्यूज और साथ ही साथ गाउट मतलब रिमेटिज्म के प्रॉब्लम्स, वातज दशा का जो है उत्पन्न होना आपको देखने को मिलता है फेरम फॉस्फोरिकम में। कहते हैं यद्यपि सुसलर के पक्षपातियों में प्रदाहिक ज्वरों की पहली अवस्था में प्रयोग किया जाता है। इन्फ्लामेटरी फीवर जो भी होता है उसके फर्स्ट स्टेज में कहता है कि सुसलर के पक्षपाती, सुसलर को मानने वाले जो लोग हैं वो इस तरीका से फेरम फॉस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी पुरानी बीमारियों से उच्च क्रमों में यह लाभदायक हुई है और एक गहराई तक काम करने वाली सोरानाशक दवा हुई है। यानी कि अगर इसके बाकी चीजों को अगर देखा जाए, पुरानी बीमारियों में भी अगर उच्च क्रम को देखा जाए तो ये क्रॉनिक डिजीज के लिए भी एक अच्छी दवा है, डीप एक्टिंग रेमेडी है, एंटीसोरिक मेडिसिन है। यह फेरम और फॉस्फोरिक एसिड जिससे इसका निर्माण होता है उससे कम नहीं हो सकता। बहुत वर्षों तक मैं सुसलर के मतानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू सुसलर, डॉक्टर सुसलर आप जान रहे होंगे, परिचालित होता रहा। मतलब डॉक्टर केंट बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत समय तक सुसलर को फॉलो किया, पर परीक्षाओं के सहारे होम्योपैथिक रोग वृद्धि और रोग पार्श्व के तजुर्बे से लक्षणों का वर्तमान प्रबंध इस बहुमूल्य होम्योपैथिक दवा का परिचालक हो रहा है। यानी कि यहाँ डॉक्टर केंट बस कह रहे हैं कि सुसलर को उन्होंने फॉलो किया, सुसलर ने जो बतलाई है इसके बारे में बात उसको उन्होंने माना, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे उन्होंने इसका उपयोग किया है और पेशेंट्स से जिस तरीके से इन्होंने इस मेडिसिन का जो फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि बहुत सारे अलग और बहुत वृहद लक्षण इन्हों जो है प्राप्त हुई है और इसके आगे वो इस पर काम करते गए हैं। आगे कहते हैं कि कुछ उपसर्गों के बढ़ने का समय सवेरा है, मैनिफेस्टेशन बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज जो होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सुबह के वक्त बढ़ जाती हैं और कुछ होते हैं जो दोपहर के वक्त बढ़ते हैं, कुछ शाम को और कुछ रात में और कुछ आधी रात में आते हैं। मतलब कि इसका फिक्स टाइम नहीं है, कुछ सिम्टम्स होगा जो सुबह के समय में आ सकता है, कुछ दोपहर को, कुछ शाम को, कुछ रात को, कुछ इवन आधी रात को। रोगी को खुली हवा सहन नहीं होती तथा खुली हवा में उपसर्ग बढ़ जाता है, ओपन एयर नहीं बर्दाश्त है इसको। इसका बहुत जबरदस्त ध्यान देने योग्य स्वरूप रक्त स्वल्पता और हरित पांडु रोग यानी कि क्लोरोसिस है। एक तो एनीमिया जैसा कंडीशन और उसी के साथ क्लोरोसिस। अब एनीमिया होगा तो क्लोरोसिस जैसा भी ज्यादातर हो सकता है। फेरम की तरह, यानी कि फेरम मेटालिकम के बारे में करेंगे, फेरम मेट की तरह सर्वांगिक शारीरिक चिंता बहुत कुछ फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फॉस की तरह रहती है। जब ताप की कमी तथा सर्द हवा और सर्द हो जाने पर रोग वृद्धि होती है, यानी ताप की कमी जब हो जाए और सर्द हवा या सर्दी से जो है रोग वृद्धि होती है। हमेशा सर्दी लग जाया करती है। सर तथा यंत्रों में रक्त संचय, साथ ही ज्वर और लाल चेहरा, मतलब कि सर में और यंत्रों में जो है रक्त संचय, ब्लड कंजेशन आपको दिखेगा और साथ में फीवर रहेगा और चेहरा, फेस जो है वो रेड सा उसका अपीयरेंस रहेगा। यक्ष्मा की वंशगत प्राप्ति की तरह, निम्न जीवन शक्ति की तरह सर्वांगिक दुर्बलता, जैसे कि बिल्कुल टीवी में मतलब वीक सा हो जाते हैं, एकदम कमजोर सा शरीर हो जाता है, उस तरह का सर्वांगिक दुर्बलता, मतलब कि इन होल कहिए कि आपको वीकनेस देखने को मिलता है। उसके बाद कहते हैं सोथज दशाएं, स्वेलिंग्स आपको दिखती हैं। भोजन करने या शारीरिक श्रम से उपसर्ग बदतर हो जाते हैं। आफ्टर मील या फिर फिजिकल एक्सर्शन अगर हो तो उससे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएंगी। बेहोशी के दौरे, एपिलेप्टिक अटैक आते हैं। सर्द चीजें उपसर्ग उत्पन्न कर देती हैं, ठंडी चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम्स पैदा कर देती हैं। खट्टी चीजों से रोग वृद्धि हो जाती है, खट्टी चीजें फेरम फॉस के पेशेंट को बर्दाश्त नहीं है, उससे उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। रक्तवाहिनियों की पूर्णता तथा शिराओं का तन जाना, मतलब रक्तवाहिनियों की पूर्णता मतलब फिलनेस एक तरह से, और उसके साथ शिराओं का तन जाना, टाइटनेस। फेरम फॉस या फिर एसिड फॉस तथा फॉस्फोरस की भांति
रसस्रावी दशा, मतलब कि तो डिस्चार्ज, इसका एक जबरदस्त स्वरूप है। इस दवा में हिस्टीरिया की स्नायविकता और व्याधि शंका प्राप्त होती है। हिस्टीरिया की स्नायविकता और व्याधि शंका प्राप्त होती है। समस्त शरीर में घाव की तरह यंत्रणा, यानी पूरे होल बॉडी में, खासकर उन अंशों में जहां रक्त संचय हुआ करता है। झटका लगने और चलने फिरने पर रोग वृद्धि, कोई चीज उठाने, पेशियों पर जोर पड़ने तथा कुछ गड़ जाने के कारण रोग वृद्धि, मतलब कुछ उठाने से, पेशियों पर जोर पड़ने से, मतलब वीकनेस जो है आपको। और फेरमेट में भी हमने बात किया था कि वीकनेस बहुत ज्यादा है, और उसी तरीके से फेरम मेटालिकम में भी आपको अच्छा खासा वीकनेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद कहते हैं बहुत से लक्षण बिछावन पर लेट जाने पर तथा विश्राम से बदतर हो जाते हैं तथा धीरे धीरे हिलते डुलने रहने पर घट जाते हैं, बिल्कुल फेरम मेटालिकम की तरह। उसके बाद पर घोर आलस से उसे लेट जाने के लिए बाध्य करता है, मतलब इतना ज्यादा वीकनेस और इतना ज्यादा आलस उसके अंदर होता है कि वो लेट जाना चाहता है। हिलना डुलना जो एक वास्तविक श्रम होता है, उससे रोग वृद्धि हो जाती है, पर धीमी गति से घटता है, मतलब कि आराम आराम से एक स्लो और कांस्टेंट मोशन जो है आपको फेरम के पेशेंट को रिलीफ पहुंचाता है। अब वो फेरम मेटालिकम का पेशेंट हो या फेरम फास्फोरिकम का, ये रिलीफ स्लो और कंटिन्यूड मोशन जो है ये दोनों में है, जिससे कि आराम एमेलियोरेशन आपको दिखता है। शरीरांश तथा रोग वाले अंशों का शून्यपन, मतलब शरीर के अलग अलग अंशों में या कुछ रोग वाले अंशों में शून्यपन की दशा में फेरम फास्फोरिकम एक अच्छा प्रभाव दिखाने वाली दवा हो सकती है। शरीर तथा मस्तक पर खून का दौरा, सुई गरने और फाड़ने की तरह दर्द, नीडलिंग पेन आप समझ सकते हैं, नीचे की ओर फाड़ने की तरह दर्द, झूठा रक्त संचय, मतलब इस तरह टभक रहना लेकिन वो ब्लड कंजेशन न रहना लेकिन टभक जैसा फील होना, झूठा रक्त संचय उसे कह रहे हैं। समूचे शरीर और माथे में करी धमक, पूरे शरीर में और साथ ही माथे में करी धमक, दृढ़, पूर्ण और तीव्र नाड़ी, मतलब कि आपको हार्ड और पूरा का पूरा फील होने वाला जो है आपको पल्स दिखेगा और बहुत तेज। साधारणतः अनुभवाधिक्य, मतलब नॉर्मली जो है इसमें सेंसिटिवनेस बढ़ गया होता है। दर्द का सहन न होना, खड़े होना बहुत से रोगों को बढ़ा देता है, काफी देर तक खड़ा रहना जो है प्रॉब्लम्स को एग्रावेट करता है। कांपते हुए प्रत्यंग, मतलब आपके लिम्स और जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कंपन जैसा सिवरिंग फील होता है। ये सब मिलकर इस दवा को विस्तृत और गहराई तक क्रिया करने वाली दवा बना देते हैं। ये सारे सिम्टम्स मिलकर इसको डीप एक्टिंग और इस तरह का गहराई तक काम करने वाली दवा बना देते हैं। उसके बाद कहते हैं इस दवा में अत्यधिक क्रोध, यहाँ तक कि हिंसा का भी लक्षण है, बहुत ज्यादा वायलेंट होता है इसका पेशेंट, मतलब इरिटेटिंग तो होता है और साथ में वायलेंट भी होता है, हिंसा का भी लक्षण है। यह कमजोरी, सरदर्द, कंपन, पसीना और दूसरे स्नायुविक प्रदर्शन उत्पन्न करती है, मतलब इसमें इस पेशेंट में आपको वीकनेस, सरदर्द, कंपन, पसीना और दूसरे स्नायुविक प्रदर्शन दिखे तो वहां पे आप फेरम फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में घबराहट, मानो उसने किसी को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है, इस तरीका से घबराता है। भोजन के बाद, आफ्टर मील, आशंका के साथ, मतलब डाउटफुलनेस एक, और उसके साथ ज्वर काल में भविष्य के संबंध में व्याधि शंकापूर्ण, ज्वर काल में फीवर के दौरान जो है उसको भविष्य के संबंध में चिंता रहेगा, व्याधि रहेगा, उसको शंकापूर्ण रहेगा। प्रसन्न, बकवादी और उल्लासित, अस्वाभाविक उत्तेजना उदासी से मिली हुई, मतलब तो अस्वाभाविक उत्तेजना वो भी उदासी के साथ। इस दवा का सकंप प्रलाप में प्रयोग होता है, मतलब डिलीरियम उसके साथ साथ बॉडी शिवरिंग के साथ आपको डिलीरियम रहे तो वहां पर आप फेरमफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही संग साथ से घृणा, किसी का पार्ट मतलब किसी का साथ होना उसको अच्छा नहीं, अकेला रहना जो है उसको अच्छा मालूम होता है। मन संयोग की या किसी विषय की विचारने की शक्ति नहीं रहती, मतलब कुछ माथा पर जोर देना, कुछ दिमाग लगाना, कुछ सोचने का ताकत उसके अंदर नहीं रहता, अध्ययन नहीं कर सकता, कुछ पढ़ नहीं सकता है, उतना फोकस्ड नहीं रहता है दिमाग, उतना मेहनत करना मुश्किल होता है। सोचने के समय सवेरे, शाम को और भोजन के बाद मन चंचल हो जाता है, ज्यादा अगर मेंटल एक्सर्शन हो या फिर सुबह में, शाम में, भोजन के बाद, मैंने दो चीज तो खास करके है कि एक अगर एक्सर्शन, और फिजिकल एक्सर्शन में भी और मेंटल एक्सर्शन में भी, और उसके बाद दूसरी चीज देखें तो आफ्टर मील भी फिजिकली भी इफेक्ट दे रहा है और मेंटली भी इफेक्ट दे रहा है कि प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा बढ़ाएगा, थोड़ा सा एग्रावेट करेगा। तो कहते हैं कि मन चंचल हो जाता है। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धोने पर आराम महसूस होता है। पास की हर एक चीज और अपने परिपार्श्विकों से असंतुष्ट रहता है, मतलब पास की हर एक चीज, और परिपार्श्विक कहते हैं कि जो आपके आसपास जो लोग होते हैं जो आपका ख्याल रखते हैं,
तो उनसे भी वो अनसेटिस्फाइड रहेगा। मतलब उनके लिए भले ही कोई मेहनत कर रहा है, सब चीज कर रहा है, उनका ख्याल रख रहा है, ध्यान दे रहा है, लेकिन उनसे अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे फेरमफॉस के पेशेंट जो होंगे। शाम को अत्यंत उत्तेजनशीलता रहती है, इवनिंग के टाइम में बहुत ज्यादा उत्तेजनशीलता, एक्साइटमेंट एक अलग था बहुत ज्यादा। उसके सर के भारीपन के कारण उसे संन्यास रोग हो जाने का भय होता है, हेड के हेवीनेस के वजह से, भीड़ में जाने से भय, मृत्यु का भय, उसी के साथ कुछ बुराई होने का भय रहता है, दुर्घटना घटने का भय रहता है, मनुष्यों का इवन भय रहता है, भुलक्कर रहता है लोग। हिस्टीरिया ग्रस्त लड़कियों के अन्य लक्षण मिलने पर यह बहुत ही उपयोगी दवा होती है। हिस्टीरिया अगर किसी लड़की में है तो उसके कंडीशन में अगर बाकी सिम्टम्स मिल रहे हो, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स अगर आप मैच कर पा रहे हैं, तो फेरमफॉस एक अच्छी दवा हो सकती है। उसके बाद कहते हैं उसके विचार बहुत ज्यादा रहते हैं और मन की गैर मामूली स्वच्छता रहती है। मतलब कि विचार उसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत कुछ सोचता रहता है, एक तरह का मेंटल कंडीशन उसके अंदर है। कॉफिया में भी आपको इस तरह का बेचैनी, मानसिक बेचैनी देखने को मिलता है। उसके बाद कहते हैं कि इसके अलावा सभी आनंदपूर्ण और उत्तेजक घटनाओं के प्रति असीम उदासीनता, मतलब कुछ भी एक्साइट करने वाला चीज है उसके प्रति वो आनंद नहीं लेगा, मतलब कि वो उसको खुशी नहीं महसूस कराता है, उसके प्रति उदासीन रहेगा और मानसिक बेचैनी में रहेगा। काम करने से अनिच्छा, कुछ भी करने की इच्छा का न होना। इस उक्ति से सूतिकोन्माद का बहुत कुछ पता लग सकता है। इस उक्ति से कह रहे हैं कि मतलब इस वाक्य से आप सूतिकोन्माद किस लेवल का होता है वो समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं कि स्वरिया अपने बच्चों को खा जाती हैं। अब स्वरिया साथियों जानते हैं कि कुछ स्वरिया होती हैं, जैसे कि स्वरों में ये चीज पाया जाता है कि कुछ कुछ स्वरिया जिनको अंग्रेजी में हम लोग सोज कहते हैं, तो वो अपने बच्चों को खा जाती है, कभी कभार पिगलेट्स को खा जाती हैं जो सोज होती हैं। पिगलेट्स कहते हैं जो बच्चे दे रही हैं, मतलब बच्चे जो हैं, और सोज कहते हैं जो मतलब है कि प्रेग्नेंट जो सुअरियां होती हैं, पिग जो होते हैं, तो उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है सोज। तो वो कभी कभार अपने बच्चे को खा जाती है, और उनके बच्चे को खाने के पीछे का कारण जब आप देखेंगे तो मूल रूप से निकलेगा कि उसके अंदर मानसिक बेचैनी एक तरह की रहती है, जैसे कि ठीक से उसका ध्यान न रखा गया हो, वो उस समय बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, या किसी तरह का कुछ इस तरह का मानसिक बेचैनी उसके अंदर होता है, जिसके फ्रस्ट्रेशन में और जिसके टेंशन में वो बच्चे को ही खा जाती है। तो इस तरीका का सूतिकोन्माद, इस तरह का पागलपन का स्थिति उसके दिमाग पर चढ़ जाता है। उसके बाद कहते हैं इसमें सेरिब्रल हाइपरीमिया बहुत है। सही, सेरिब्रल हाइपरीमिया मतलब साथियों जैसे मस्तिष्क में रक्त चढ़ जाना, ब्रेन में बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो होना, तो सेरिब्रल हाइपरीमिया बहुत ज्यादा है, और उसी की वजह से कहते हैं तो फिर पागलपन क्यों नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं चिड़चिड़ापन, बदलते मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, उदास और जिद्दी, रात में बिस्तर पर बेचैनी, बुखार के दौरान ज्यादा करवट बदलना, खास करके जब बुखार रहे तो बेचैनी की वजह से करवट बहुत बदलता है। मासिक धर्म से पहले शाम को उदासी रहती है, बिफोर मेंस्ट्रुएशन आपको स्टार्ट होने से पहले जो है शाम के टाइम में खास करके बहुत ज्यादा उदासी देखने को मिलेगा। शोर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, वो बहुत ज्यादा लाउड जो है साउंड जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील रहेगी। स्तब्धता समझ सकते हैं, सुन्न हो जाना, बात करने में अरुचि, सोचने से घृणा, दिमाग लगाना उसको ये सब टेंशन देता है, रोना, मानसिक कार्य के प्रति अरुचि, चक्कर दोपहर के समय मस्तिष्क में रक्त की अधिकता के कारण आना, मतलब कि ब्रेन में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो की वजह से जो है दोपहर के समय में वर्टिगो आपको चक्कर दिखता है। उसी के साथ ठंड लगने पर या फिर आंखें बंद करने पर और आगे की ओर गिरने की प्रवृत्ति भी उसके अंदर रहती है चक्कर में। उसके बाद कहते हैं सिरदर्द के दौरान मानो नशे में हो, नीचे की ओर देखना, मासिक धर्म के दौरान मिचली के साथ, उसके बाद ऊपर उठने पर, बिस्तर से उठने पर, इन सब में आपको जो है सिर में चक्कर देखने को मिलेगा। चलते समय लड़खड़ाना, दृष्टि लुप्त हो जाना, ऐसा महसूस होना मानो चलते समय सिर को आगे की ओर धकेल दिया गया है। उसके बाद हेड के सिम्टम्स बतला रहे हैं कि ठंड महसूस होता है और सिर ठंडी हवा के प्रति संवेदनशील होता है। उसके बाद मस्तिष्क का हाइपरेमिया, खोपड़ी का संकुचन, ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा फील होना, सिर में खालीपन महसूस होना मासिक धर्म के दौरान, सिर में परिपूर्णता की अनुभूति, बाल झड़ जाते हैं, सिर बहुत गर्म लगता है, गर्मी के झोंके और लाल चेहरा, सिर में गर्मी शीर्ष पर मासिक धर्म के दौरान, यानी कि
मेंस्ट्रुएशन के दौरान, और शीर्ष पर जो है आपको सिर में हीट, गर्मी महसूस होना, गर्मी पता चलता है। मासिक धर्म के दौरान सिर भारी महसूस होता है, मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है हेवीनेस ऑफ हेड आपको देखने को मिलता है। माथे और सिर के पिछले भाग में भार, सिर की त्वचा में खुजली, स्कैल्प में इचिंग, सिर दर्द सुबह बिस्तर पर, दोपहर में और शाम को ज्यादा देखने को मिलता है। साधारण सर दर्द को ठंडी हवा घटा देती है और सीढ़ी चढ़ना सर दर्द बढ़ा देता है। अंधकार देने वाला सर दर्द, प्रदाहिक सर दर्द, सर्दी के साथ खांसने पर भोजन के बाद उत्तेजना से बढ़ जाता है। ऋतुकाल के समय सर दर्द, यह शोरगुल तथा रोशनी से बदतर हो जाता है। हथौड़ी से मारने की तरह सर दर्द, हिलने डुलने से बढ़ने वाला सर दर्द, उसे बाध्य होकर लेट जाना पड़ता है। लेटने पर उपशम होता है, यानी कि आराम महसूस होता है, एम्यूलरेशन। ऋतुस्राव के समय सर दर्द, हिलने डुलने पर, सर हिलाने पर, शोरगुल से, इस तरह से आवेशिक सिर दर्द आपको दिखेगा। दबाव दर्द घटा देता है। धमक की तरह सर दर्द, गाड़ी में सवारी रोग वृद्धि कर देता है। बैठना, झुकना, चलना, ये सब रोग वृद्धि करता है, मतलब कि एग्रावेशन करता है। सर को लपेटे रखना या तो दर्द बढ़ा देता है या दर्द उत्पन्न कर देता है, मतलब वो सर को लपेट करके नहीं रख सकता, उसको खुला सर चाहिए। सर और कनपटियों में टपक महसूस होना, दाहिनी ओर बदतर और गर्म, राइट साइडेड जो है वो हीट ज्यादा आपको फिर मिलेगा। साथ में लाल चेहरा और खाद्य पदार्थ के वमन के साथ सर दर्द, मतलब कि जो भी खाए हैं उसके माने सवमन सर दर्द, आप इसे कहें कि जो भी खाए हैं वो निकल जाएगा, उल्टी होगा और सर दर्द साथ में होगा। तेज सम्मुख कपाल का नाक से रक्तस्राव के साथ सर दर्द, नाक से रक्तस्राव होने पर घटता है। कपाल के दाहिनी ओर कष्टों की अधिकता, सवेरे जागने पर बढ़ना या शाम को, खुली हवा में घट जाता है, खांसने पर बढ़ जाता है। आंख के ऊपर दर्द, पश्चात मस्तक में खांसने पर, हिलने पर, ऋतुस्राव काल में दर्द, माथे के पार्श्व भाग में और कनपटी में। खोपड़ी में दर्द, बहुत ज्यादा रजस्राव होने पर खोपड़ी में दर्द होता है। रजस्राव यानी कि मेंस्ट्रुएशन, तो बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होने पर जो है खोपड़ी में दर्द होता है। दर्द कनपटी में छेदने की तरह, माथे में फटने की तरह का दर्द, पूरे सिर में दबाव डालने वाला दर्द, बाहर की ओर दबाव, माथा, ललाट का उभार, इसमें आपको दर्द, उसके साथ कनपटी में भी आपको दर्द दिखेगा। पत्थर की तरह शिखर कहते हैं कि आपका जो ये है वो पत्थर जैसा एकदम हार्डनेस आपको वहां पर फील होता है और दर्द रहती है। खोपड़ी, पश्च भाग यानी कि खोपड़ी पीछे का भाग, शीर्ष में व्यथा यानी कि समस्या आपको दिखती है। उसके बाद सिर में, माथे में, आंखों के पिछले हिस्से के ऊपर सिलाई जैसा दर्द होता है, यानी कि आप कहें कि स्टिचिंग पेन होता है जो माथे तक फैलता है और झुकने पर आपको दिखता है। सिर के किनारे, कनपटी और शीर्ष सब में आपको दर्द दिखता है। सिर में फटने जैसा दर्द, सिर में सामान्य धड़कन यानी कि एक टभक जैसा, हिलने डुलने और झुकने से बढ़ जाना। माथे में मजबूत, खांसने पर पश्च भाग में, कनपटी में, शीर्ष पर सिर में झटका का दर्द होता है। उसके बाद इसके आई सिम्टम्स देखते हैं तो कहते हैं कि आंखों से बलगम निकलना यानी श्लेष्मा निकलना, आपको म्यूकस जैसा है। उसके बाद फोटोफोबिया के साथ चक्षु प्रदाह यानी कि इन्फ्लामेशन आईज का, फोटोफोबिया में भी आपको इसका उपयोग है फेरमफॉस का। उसके बाद कहते हैं झुकने पर दिखाई नहीं देता, एक तो चक्कर के वजह से भी और चक्कर के दौरान भी इस तरह का सिम्टम है, और साथ में झुकने पर उसकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो सामने की तरफ वो झुकेगा तो दिखाई नहीं देता। रक्त वाहिकाएं बढ़ गई जैसी लगती हैं, लैक्रिमेशन दिखता है, आधी खुली पलकें, आंखों में दर्द, दर्द के साथ जलन जैसे कि रेत वगैरह चली गई हो, उसी के साथ सुई गरने जैसा, सिलाई जैसा कि आपको निडलिंग पेन होता है। उसके बाद आंखों में उभार की अनुभूति, जैसे कि आंख बाहर की तरफ उठ गया है या निकल गया है, इस तरह का महसूस होना। कंजक्टिवा, गोलों और पलकों की लालिमा, रेडनेस, धसी हुई आंखें, सूजी हुई पलकें, स्क्लेरोटिक्स, चक्षु बाह्य पटल पीला, मूर्छा आ जाने की तरह दृष्टि का गायब हो जाना। चक्षु बाह्य पटल यानी कि स्क्लेरोटिक्स, उसका आपको पीलापन उसमें दिखता है और साथ ही में मूर्छा आ जाने की तरह दृष्टि का गायब हो जाना आपको लगता है। उसके साथियों बतला रहे हैं कान के सिम्टम्स, तो कान में मवाद यानी कि आपको पुरुलेंट डिस्चार्ज दिखता है, कान से मवाद निकलता है। कान में खुजली होती है, कान की खुजली के लिए भी आप फेरमफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कान में आवाजें आना, जैसे गर्जना, भनभनाहट, गुनगुनाहट, इस तरह की, जैसे घंटी बज रहा हो और गाने जैसी आवाजें। उसके बाद कहते हैं कि यूस्टेचियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं उसमें सर्दी, यूस्टेचियन ट्यूब की सर्दी, कान बहना आप समझ सकते हैं। कान में सूजन के कारण होने वाला दर्द, ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान के मध्य भाग की सूजन,
कान के अंदर गहराई में दर्द, खिंचाव और चुभन वाला दर्द, पैरोटिड ग्रंथियां यानी पैरोटिड ग्लैंड्स में दर्द और सूजन, तेज आवाज के प्रति संवेदनशीलता, सुनने की क्षमता कमजोर होना, यानी हियरिंग जो है वो लॉस होता है। उसके बाद नोज के सिम्टम्स बतला रहे हैं कि नाक में कैटर, नाक की सर्दी, जुकाम यानी कोराइजा में रक्त मिश्रित स्राव यानी कि ब्लड मिला हुआ कोराइजा में आपको और डिस्चार्ज दिखता है और वहां पर आप फेरम फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में नाक में पपरी जमता है यानी कि क्रस्ट जो जिसे हम कहते हैं पपरी जमना नाक में, वो जमता है। जलन पैदा करने वाला और मवाद युक्त स्राव। निचली शक्ति में, जैसे जैव रासायनिक सिद्धांत पर आधारित बतला रहे हैं कि निचली शक्ति में इस दवा का उपयोग केवल जुकाम के तीव्र चरण यानी कि एक्यूट स्टेज में किया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार इसका ऐसा कोई सीमित उपयोग नहीं है। उसके बाद कहते हैं जब फेरम फॉस हो गया या फिर एसिड फॉस हो गया या फास्फोरस को ही ले लें तो कहते हैं कि इन तीनों का उपयोग तीव्र बीमारियों के केवल प्रथम चरण तक ही सीमित नहीं किया जाता, तो यहां भी यह लागू नहीं होता। इसी वजह से इसको इस तरीका से डॉक्टर केंट बतलाते हैं। नाक से खून यानी एपिस्टैक्सिस जिसको कहते हैं, तो एपिस्टैक्सिस के कंडीशन में आप फेरम फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जुकाम के दौरान, बुखार में या सिर दर्द में, जब सिर गर्म और भारी हो उस दौरान इस कंडीशंस में अगर एपिस्टैक्सिस हो तो फेरम फॉस आपको अच्छा फायदा पहुंचाती है। कहते हैं सुबह के समय नाक साफ करते समय खांसी या छींकने के साथ नाक से खून आ जाना, तो इन सारे कंडीशंस में आप फेरम फॉस का इस्तेमाल भलीभांति कर सकते हैं। उसके बाद फेशियल सिम्टम्स बतला रहे हैं कि क्लोरोसिस वाला चेहरा, एक रक्तहीनता, एनेमिक आप कह सकते हैं, और ब्लूइशनेस आपको दिख सकता है क्लोरोसिस के तरह। उसके बाद कहते हैं आंखों के नीचे काले घेरे, डार्क सर्कल्स जिसे कहते हैं, तो अगर सिम्टम्स आपके टोटलिटी मैच कर रहे हो तो फेरम फॉस को आप डार्क सर्कल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहे हैं चेहरा मटमैला, पीला और बेरंग, होंठ पीले, चेहरा कभी लाल तो कभी पीला, गालों का सीमित क्षेत्र लाल होना, बुखार के दौरान या सिर दर्द में चेहरा एकदम लाल रहता है, चेहरा पीला, लिवर स्पॉट्स का दिखना, लिवर स्पॉट्स समझते हैं साथियों, नहीं तो आप डिस्प्ले पे देखिए, होंठ सूखे, चेहरे में गर्मी, लालिमा, फ्लसेस आपको दिखेंगे, बैठने के दौरान या दांत में दर्द रहता है। हिपोक्रेटिक फेस यानी दुबला पतला और कमजोर सा, हिपोक्रेटिक फेस जिसको कहते हैं। पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन, चेहरे में दर्द, दांतों की सूजन या न्यूरैल्जिया, ठंडे पानी से राहत मिलती है लेकिन हिलने डुलने से बढ़ता है, तो इस तरह के न्यूरैल्जिया में आप फेरम फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। धड़कता हुआ दर्द, एक टभक वाला दर्द जो कहते हैं, चुभन वाला दर्द, सुई चुभने जैसा, चेहरे पर पसीना अच्छा खासा रहेगा और चेहरा धंसा हुआ सा आपको महसूस होगा, तो यह है फेशियल अपीयरेंस। उसके बाद कहते हैं माउथ के सिम्टम्स, तो दांत दर्द के कारण सूजन यानी कि ओडिमेटस स्वेलिंग, दांत दर्द के कारण सूजन रहता है, ओडिमेटस स्वेलिंग रहता है। पैरोटिड ग्रंथियों की सूजन यानी कि पैरोटिड ग्लैंड्स में जो है आपको स्वेलिंग देखने को मिलता है। उसके बाद मुंह और मसूड़ों से खून आना, उसका जीभ गहरे लाल रंग और सूजी हुई, जीभ सफेद यानी कि व्हाइट कलर का आपको एक लेयर आपको जीभ पर, टंग पर देखने को मिल सकता है। ड्राइनेस रहेगा माउथ का, मुंह सूखा हुआ सा महसूस होगा। मसूड़ों, गले की गहराई में, फॉसेस में, और उसके साथ जीभ और टॉन्सिल सब में आपको सूजन दिखता है, स्वेलिंग। दांतों में दर्द, खासकर जब मसूड़े लाल, गर्म और सूजे हो। ठंडा पानी मुंह में रखने से दर्द कम होता है लेकिन गर्म चीजों से बढ़ जाता है। खाने के बाद दांतों में दर्द, जीभ में जलन, लार का अधिक बनना यानी सैलिवेशन, स्वाद बेस्वाद, सड़ा हुआ या मीठा सा लगना, आपको माउथ का जो आपको टेस्ट है वो एक बेस्वाद रहेगा, सड़ा हुआ सा या मीठा सा, एक अजीब सा गंध आपको, और उसी के साथ साथ टेस्ट आपका उसका खराब रहता है और लार बहुत ज्यादा बनता है। उसके थ्रोट के सिम्टम्स बतला रहे हैं कि गले में सिकुड़न, कंस्ट्रिक्शन फील होना, साथ में गले और टॉन्सिल्स में लालिमा, रेडनेस आपको दिखेगा, टॉन्सिल सूजे हुए रहेंगे, स्वेलिंग दिखेगा आपको टॉन्सिल में, गले में गर्मी महसूस होती है, गले और टॉन्सिल्स में सूजन रहता है, गले में गांठ जैसा महसूस होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, और उसी के साथ कुछ लगे जैसे कि कुछ अटका हुआ, कुछ गांठ जैसा बन गया इस तरह का, निगलने में काफी दर्द, स्वैलो जो है वो करना थोड़ा सा पेनफुल हो जाएगा, जलन रहेगी, गला छीलने जैसा दर्द रहेगा। उसके बाद आते हैं साथियों स्टमक पे, तो स्टमक में कहते हैं कि भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख का लगना कम जाता है, साथ में भूख बहुत तेज लेकिन खाने में रुचि नहीं, अगर जोर से भूख लगी भी लेकिन खाने से, फूड से जो है उसको एवर्जन रहेगा। भूख पूरी तरह खत्म रहती है, खाने, मांस और दूध से अरुचि रहता है, खट्टी चीजें खाने की इच्छा, खाना खाने के बाद पेट फूलना, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन आपको दिखता है कि कुछ भी खा ले तो
पेट जो है कहता है पेशेंट कि फूल जाता है। डकार, अब डकार क्या है कि खाने के बाद खाली डकार आने पर आराम मिलता है। अगर डकार आ जाता है अगर नॉर्मली तो आराम मिलता है, लेकिन अगर भोजन की डकार या बदबूदार और खट्टी डकार आती है तो वो उसको परेशान करता है और उसका जो डिस्टेंशन है एब्डोमेन का उसमें आराम नहीं फील होता। पानी जैसा खट्टा पदार्थ मुंह में आना, वाटर ब्रेथ, पानी जैसा खट्टा पदार्थ गढ़ के तरह का सिम्टम। खाने के बाद भारीपन रहता है, पेट में गर्मी, हिचकी आपको दिखती है, अपच रहता है, इंडाइजेशन, पेट की सूजन, गैस्ट्राइटिस आपको दिखता है। खाने के बाद मिचली होती है, गर्भावस्था के दौरान तो और ज्यादा मिचली होती है। अचानक मिचली आना जो कभी भी हो सकती है, कभी कभी नींद से जगा देती है और थोड़ी देर रहती है और फिर चली जाती है। मिचली गले में महसूस होना, चलने पर मिचली, अब चलने पर इसका तो सारा प्रॉब्लम ही बढ़ता है। उसके बाद खाने के बाद पेट में दर्द आपको कॉलिक दिख सकता है, पेट में जलन, मरोड़ जैसा दर्द, खाने के बाद दबाव महसूस होना, डिस्टेंशन है और उसी के साथ साथ प्रेशर भी आपको फील होता है, दबाव भी महसूस होता है। कहते पेट छिले जैसा दर्द होता है, जैसे कि छिल गया हो कहीं पे उस तरीका का दर्द, और बहुत ज्यादा प्यास, बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है, बार बार पानी मांगता है। उल्टी अगर देखें तो सुबह उठते समय, खांसते समय, पानी पीने के बाद, खाना खाने के बाद, बुखार के दौरान, सिरदर्द में, गर्भावस्था में या फिर गाड़ी में यात्रा करने के दौरान, इन सारे कारणों से जो है वोमिटिंग आपको फेरमफास के पेशेंट में दिख सकता है। उसी के साथ कहते हैं तेज उल्टी, और उसी में खून की उल्टी, भोजन या फिर हरी और खट्टी उल्टी और उसमें खून मिला हुआ हो सकता है। पेट में सूजन और दर्द के साथ उल्टी होती है। उसके बाद पेट का निचला भाग या फिर एब्डोमेन हम डायरेक्टली कहें तो एब्डोमेन के सिम्टम्स डायरेक्टली बतला रहे हैं कि पेट फूलना, लिवर और स्प्लीन का बढ़ना। अब इनलार्ज लिवर हो यानी कि स्प्लीनोमेगाली हो या हिपेटोमेगाली हो, दोनों ही कंडीशंस में आप फेरमफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं अधिक गैस, भारीपन, गुरगुराहट या गरगराहट ये आपको दिखता है। पेट कठोर माने टाइटनेस आपको एब्डोमेन में दिखता है, और वैसे भी कहा जाता है कि पेट का सॉफ्ट रहना चाहिए, वो हेल्दी होने का निशानी है। अगर पेट में हार्डनेस है तो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो पेट कठोर रहता है, पेट में वजन जैसा महसूस होता है यानी कि आपके एब्डोमेन में। पेरिटोनियम जिसको हम पेट की झिल्ली जो कहते हैं तो उसमें आपको सूजन दिखता है, पेरिटोनियम में आपको सूजन दिखेगा। यह दवा जिगर की यानी कि लिवर की कई समस्याओं में लाभकारी है। आंतों में तेज दर्द, सुबह, शाम, रात में, खांसते समय, दस्त के दौरान, खाने के बाद या फिर मासिक धर्म के समय यानी कि मेंस्ट्रुएशन के समय, जैसे मासिक धर्म शुरू होने वाला हो, इस तरीके से मेंस्ट्रुएशन शुरू होने वाला हो उस तरीका का आपको कॉलिक पूरा आंतों में दर्द दिखता है। उसके बाद कहते हैं पैरोक्सिस्मल पेन, पैरोक्सिस्मल पेन मल त्याग से पहले और चलते समय दर्द आपको दिखता है। पेट के ऊपरी हिस्से यानी कि हाइपोकोन्ड्रिया में और लीवर में दर्द, मरोड़ और पेट दर्द, खिंचाव जैसा दर्द, चोट लगने जैसा दर्द, सोर, ब्रूइज्ड पेन, पेट में खिंचाव। अब आते हैं साथियों आगे रेक्टम पे, उसके नीचे। तो रेक्टम यानी कि मलाशय के बारे में बतलाते हैं कि कब्ज आपको दिखता है फेरमपॉस के पेशेंट में, साथ में मल त्याग कठिन होता है, स्टूल पास करना जो है थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। गुदा का संकुचन, एनस का जो है कंस्ट्रिक्शन आपको दिखता है। दस्त रहता है, डायरिया सुबह, दोपहर, रात, आधी रात के बाद, खाना खाने के बाद, और दर्द रहित दस्त रहता है। डायरिया अगर होगा तो उसमें हो सकता है कि पेन भी ना हो। गैस यानी फ्लेटस काफी। उसके बाद आते हैं रेक्टम एंड एनस, दोनों के सिम्टम्स बतला रहे हैं। तो गुदा के रक्तस्राव, हेमरेज, बवासीर के कारण, गुदा से रक्तस्राव होता है यानी हेमरेज होता है बवासीर के कारण। पाइल्स का हेमरेज, ब्लडी पाइल्स आप इसे कह सकते हैं। बाहरी बवासीर यानी कि आपको हेमरॉइड्स दिखता है, एनस के ऊपर एक्सटर्नल हेमरॉइड्स देखने को मिलता है। अनियंत्रित मल त्याग, स्टूल पास करने पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। एनस में खुजली रहती है, गुदा में खुजली रहती है, गुदा के आसपास नमी सा हमेशा बना हुआ सा रहेगा। मल त्याग के दौरान मलाशय में दर्द, स्टूल पास करने के दौरान जो है रेक्टम में पेन फील होना। पेचिस, पेचिस आप समझते हैं, और बुखार के साथ। अब पेचिस उतना तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी उस तरह के सिम्टम्स, आप बीमारी को ना पकड़े, पेचिस अगर वो करे तो पेचिस के सिम्टम्स को पकड़े, और सिम्टम्स आपको ना मालूम हो तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। उसके साथ बुखार के साथ भी आपको मल त्याग के दौरान मलाशय में दर्द रहेगा। मल त्याग के दौरान और उसके बाद जलन रहती है। स्टूल पास करने के दौरान या उसके बाद आपको बर्निंग सेंसेशन रहेगा एनस में और रेक्टम में। मलाशय में टेनिसमस, बार बार मल त्याग की असफल इच्छा। मलाशय में सूजन के कारण निरंतर दर्द जो पेट पर दबाव डालने से बढ़ता है, यानी कि पेट को टच करना भी उसको दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी दबाव पड़ेगा तो उसका दर्द जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद मल त्याग के समय गुदा का बाहर निकलना, प्रोलैप्सस ऑफ एनस, मल त्याग की असफल कोशिश,
जाता है पेशेंट आपका स्टूल पास करने के लिए, लेकिन वो होता नहीं है, असफल होकर के और चला आता है, मल त्याग होता नहीं। मल छीलने जैसा एक्सकोरिएटिंग पेन के साथ खूनी, भूरा, बार बार और कठोर, माने फ्रीक्वेंट भी होता है और हार्ड स्टूल रहता है उसका, टाइट ड्राई हार्ड स्टूल। उसके बाद लिंटेरिक यानी कि अधपचा हुआ सा, जैसे अनडाइजेस्टेड है वो, ठीक से पचा नहीं है। चिकना, साथ में हरे बलगम वाला, ग्रीनिश आपको म्यूकस दिख सकता है। पतला, पानी जैसा, हरा और पानी जैसा आपको स्टूल दिखता है। उसके साथियों आते हैं ब्लैडर पे, मूत्राशय पे। तो मूत्राशय के सिम्टम्स बतला रहे हैं कि ब्लैडर या फिर हम कहें मूत्राशय या मूत्र मार्ग से रक्तस्राव, बुखार के साथ मूत्राशय की सूजन, यानी कि फीवर के दौरान जो है आपके ब्लैडर में स्वेलिंग, उसी के साथ ब्लैडर और ब्लैडर के गले में दर्द, यानी कि उसके एकदम लोअर भाग में आप समझिए कि उसमें दर्द दिखता है जहां से पास होता है। उसके बाद टेनेस्मस, बार बार मूत्र की असफल इच्छा, यानी फ्रीक्वेंट अर्जिंग तो होता है कि बार बार लगता है कि टॉयलेट करने के लिए जाएं, यूरिन पास होगा, लेकिन वो पास होता नहीं है, निकल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं स्वेलिंग भी इसको परेशान करता है, और इस सारे कंडीशंस में आप फेरमफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूत्र की लगातार बार बार इच्छा, मूत्राशय के गले और लिंग के सिर दर्द पर दर्द के साथ, यानी मूत्राशय आपका ब्लैडर, उसी के साथ लिंग यानी कि पेनिस जो है, तो उसके सिर पर माने ऊपर की तरफ दर्द रहता है, जिससे तत्काल मूत्र त्याग से आराम मिलता है। खड़े होने पर स्थिति बिगड़ती है, केवल दिन में ये चीज आपको दिखता है। खड़े होने पर पेशाब करना फेरमफॉस के पेशेंट को प्रॉब्लम बढ़ाता है, बैठ के उसको आराम से हो पाएगा, और दिन में ये चीज ज्यादा उसको होता है। अचानक मूत्र त्याग के एकदम सडन एकदम अर्जिंग आ जाना यूरिन पास करने के लिए, जल्दबाजी करनी पड़ती है, नहीं तो मूत्र निकल जाएगा। ये सिम्टम की तुरंत अगर नहीं गया तो हो सकता है कि स्टूल यूरिन जो है थोड़ा सा निकल जाए, पास हो जाए। बार बार फ्रीक्वेंट आपको मूत्र त्याग, यानी कि आपको यूरिनेट करने के लिए आपको इच्छा जगेगा, अर्ज होगा। दिन में अनैच्छिक मूत्र निकलना, लेटने से आराम मिलता है, रात में सोने समय या फिर खांसते समय या चलते समय, इन किसी भी समय जो है आपको अपने आप फ्रीक्वेंटली और कहें कि अपने आप जो है मूत्र का निकल जाना, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, इनवॉलंटरीली थोड़ा सा निकल जाएगा। बुखार के साथ गुर्दों यानी कि किडनी में दर्द फीवर के दौरान। उसके बाद आते हैं मेंस के सिम्टम्स बतला रहे हैं, मेंस जेनाइटल्स का है। तो मूत्र मार्ग से मवाद जैसा स्राव, मूत्र मार्ग में जलन और गोनोरिया, गोनोरिया आप समझ रहे हैं साथियों, तो मूत्र मार्ग में जलन और गनोरिया, सूजन का शुरुआती चरण, पतला पानी जैसा या बलगम युक्त स्राव होता है। मूत्र मार्ग से स्राव, मूत्र से प्रवाह के दौरान मूत्र मार्ग में जलन होती है, मतलब जब यूरिनेट कर रहे होते हैं उस दौरान उसका जो फ्लो होता है यूरिन का, उस दौरान जलन होती है। उसके बाद यूरिन के फीचर्स बतला रहे हैं, तो कहते हैं कि एल्बुमिनस प्रोटीन युक्त आपका यूरिन होता है, खून मिला हुआ, जलन देने वाला, खड़ा करने पर गाढ़ा और बादल जैसा, मतलब थोड़ा सा स्मोकी टाइप का, गहरा और लाल, अधिक मात्रा में प्रोफ्यूज होता है, सिरदर्द के साथ होता है, माने साथ में आपको हेडेक जैसा फील होना है। अमोनियाकल, कम मात्रा में, तलछट यानी कि सेडिमेंट, आपको अमोनिया का सेडिमेंट आपको दिखेगा, बलगम युक्त, यूरिक एसिड अधिक रहता है, अगर आप उसके जांच करवाएं तो यूरिक एसिड आपको अधिक मिलेगा आपको उसके पैथोलॉजी में। विशिष्ट गुरुत्व उच्च रहता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखें तो वो बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद रात के समय उत्तेजक यानी कि ट्रबलसम इरेक्शन हो जाता है, और उसी के साथ साथ नाइटफॉल यानी कि वीरस्राव हो जाता है। रात के समय में बहुत ज्यादा उत्तेजक अपने आप जो है ट्रबलसम, उसको बेवजह का इरेक्शन और साथ में वीरस्राव हो जाना। निर्बल या पूरी तरह से अनुपस्थित उत्तेजना, मतलब बिल्कुल रहता तो है, इच्छा तो रहता है, उत्तेजना और एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन जैसे कि इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कंडीशन बतला रहे हैं। यौन इच्छा अधिक या पूरी तरह से समाप्त, या तो कहें कि सेक्सुअल डिजायर जो है बहुत ज्यादा होगा या फिर खत्म ही होगा, होगा ही नहीं। ये दोनों ही कंडीशन में फेरमफॉस काम करता है एक्सट्रीम लेवल पे। उसके बाद वुमेन के सिम्टम्स बतला रहे हैं कि महिलाओं में लक्षणों में हल्का बदलाव होता है, गर्भपात की प्रवृत्ति रहती है उनको, मिसकैरेज होने का, ये जो है हैबिचुअल मिसकैरेज उनके अंदर होता है, सहवास से अरुचि, माने उनको कहें कि सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन होता है, सेक्स के प्रति अरुचि रहता है उनको, या फिर यौन इच्छा में अत्यधिक कमी, बहुत कम उनको सेक्सुअल डिजायर, बहुत ही कम, या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है। उसके बाद सफेद प्रदर ल्यूकोरिया, जो छिलने जैसा एक्सकोरिएटिंग होता है ऐसा, और डिस्चार्ज जैसे कि वो छील दे रहा हो ऑर्गन को। माहवारी से पहले यानी कि आपके मेंस्ट्रुएशन से पहले पतला, दूधिया और सफेद जैसा ल्यूकोरिया। उसके बाद क्लोरोसिस यानी कि रक्त अल्पता वाली युवतियां आपको फास्फोरस की फेरमफॉस की पेशेंट होती हैं। उसके बाद माहवारी अनुपस्थित रहती है, आपका एमेनोरिया का कंडीशन दिखता है। मासिक स्राव चमकीला लाल,
थक्का युक्त, अधिक मात्रा में, गहरा, बार बार, रुक रुक कर, अनियमित, देर देर से, दर्दनाक, पीला, लंबे समय तक रहने वाला, कम मात्रा में, दबा हुआ, पतला और पानी जैसा होता है। गर्भाशय से रक्तस्राव, सहवास के दौरान योनि में दर्द, बुखार और लाल चेहरे के साथ कष्टार्त्व यानी कि डिस्मेनोरिया, श्रोणि क्षेत्र में भारीपन और अंडकोश क्षेत्र में सुस्त दर्द, यानी योनि क्षेत्र में आपको भारीपन, हेवीनेस, साथ में अंडाशय क्षेत्र में सुस्त दर्द, गर्भाशय का बाहर निकलना, प्रोलेप्सस ऑफ यूट्रस, बांझपन में आपको फेरम फॉस का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन टोटलिटी में आपको देखना पड़ता है। योनि में संवेदनशीलता रहती है, सेंसिटिव रहता है। उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम बतला रहे हैं कि उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो वायु नलिकाओं का तीव्र कैटर, एक्यूट कैटर आपको रहता है। स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स में स्वेलिंग दिखेगा, बलगम निकलता है, कच्चापन सा, एक रॉ फीलिंग होता है, सीने में खरखराहट रहती है, बुखार और लाल चेहरा रहता है साथ में। स्वर यंत्र और श्वास नली यानी कि ट्रेकिया में बलगम निकलता है बहुत ज्यादा। स्वर यंत्र में सूखापन, ड्राइनेस ऑफ वोकल कॉर्ड सब कहें। स्वर यंत्र में जलन, स्वर यंत्र में खराश, सर्दी के दौरान भोंठापन यानी कि होअर्सनेस, भोंठापन भी इसे कहते हैं, गले का बैठ जाना जैसे आप कहते हैं, तो सर्दी के दौरान गले के बैठ जाने के सिम्टम में भी आप फेरम फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी सिम्टम्स के साथ। आवाज खो जाती है और कमजोर हो जाती है, आवाज जैसे निकल ही नहीं पा रहा हो, दमा जैसा श्वास हो जाता है, अस्थमैटिक रेस्पिरेशन उसका हो जाता है, जैसे एक दमा का एक अस्थमा पेशेंट जिस तरीके से श्वास लेता है, ऐठन युक्त दमा, स्पेस्मोडिक उसका अस्थमा का अटैक रहेगा। सांस लेने में कठिनाई, डिस्निया, शाम को, रात में, खांसी के साथ या फिर लेटने पर, इन सारे कंडीशंस में आपको डिस्निया के सिम्टम्स दिखते हैं। खरखराहट रहती है, मतलब सीने में घरघराहट रहती है। छोटी और दम घोटने वाली सफोकेटिव सांसें, मतलब हम धीरे धीरे दम, जैसे कि तुरंत तुरंत सांस ले रहा हो, सफोकेटिव सांस होता है उसके लिए। गहरी सांस लेने पर सीने में चुभन, अगर ज्यादा पूरा सांस लेना चाहे फेफड़ा भर तो सीने में चुभन रहेगा। उसके साथियों देखते हैं फेरम फॉस के खांसी के सिम्टम्स, यानी फेरम फॉस का कफिंग, खांसी कैसा होता है। तो खांसी इसका दिन में, सुबह उठते समय, शाम को, रात में, और ठंडी हवा से बढ़ता है, दमे जैसा रहता है और बहुत तीव्र रहता है, बहुत इंटेंस इसका खांसी रहता है। छोटी, ऐंठन युक्त और अत्यधिक अत्यधिक दर्दनाक खांसी, गहरी सांस लेने से बढ़ती है। निरंतर खांसी जो सर्दी के साथ होती है। सूखी खांसी, खाने के बाद खांसी, थका देने वाली, बुखार के साथ, धौंकनी जैसा खांसी। उसके बाद स्वर यंत्र और श्वास नली में जलन के कारण खांसी, ढीली खांसी, लेटने से खांसी बढ़ती है, बिस्तर पर खांसी, दौरे के रूप में, पैरोक्सिस्मल कफ, खरखराहट वाली खांसी, ऐंठन युक्त खांसी, बात करने से बढ़ती है, गुदगुदी जैसी खांसी होती है, मतलब एक फेफड़े आपके गले में गुदगुदाहट सा फील होगा जिसके लिए आपको खांसना पड़ता है, इरिटेटिंग सा फील होता है। कष्टदायक खांसी जो हिलने चलने डुलने पर बढ़ती है। काली खांसी आप जिसे कहते हैं, जैसे हुपिंग कफ, उसमें भी आप फेरम फॉस का इस्तेमाल करते हैं। सिर झुकाने पर स्वर यंत्र को छूने से बढ़ जाती है, सिर झुकाने पर भी, और स्वर यंत्र को अगर टच भी करे तो उससे भी खांसी आ जाएगी। क्षय रोग यानी थाइसिस कहें तो उसमें सर्दी लगने के कारण खांसी बढ़ती है। उसके साथियों थूक पे आते हैं, एक्सपेक्टोरेशन। तो कहते हैं दिन में सुबह थूक निकलता है बहुत ज्यादा, खूनी थूक, थूक में आपको ब्लड जैसा लगा हुआ मिल सकता है। चमकीला लाल, गहरा रंग, अधिक मात्रा में, कठिनाई से निकलने वाला, झागदार, हरा, बलगम युक्त, दुर्गंध युक्त, मवाद युक्त आपको थूक आता है। कम मात्रा में सड़ा हुआ, गाढ़ा, चिपचिपा, सफेद या पीला, यानी कि अगर ज्यादा मात्रा में आता है तो वो थूक जो होगा चमकीला लाल, खून जैसा थूक, खूनी थूक, चमकीला लाल, गहरा रंग, कठिनाई से निकलने वाला। वही अगर कम मात्रा में हुआ तो सड़ा हुआ सा, गाढ़ा, चिपचिपा और सफेद या पीला टाइप का दिखता है। झागदार, हरा, बलगम, दुर्गंध युक्त, मवाद युक्त, ये तब जब बहुत अधिक मात्रा में आ रहा हो। उसके बाद चेस्ट के रीजन के बारे में बतलाते हैं, चेस्ट रीजन के सिम्टम्स। तो छाती और हृदय के क्षेत्र में घबराहट रहती है। छाती का कैटरल यानी कि एक तरह से सीने में आपको सर्दी, छाती में जमाव, कंजेशन फील होना, छाती और हृदय में संकुचन, कॉन्स्ट्रिक्शन, भरा हुआ महसूस होना, फेफड़ों से रक्तस्राव, छाती में जलन, श्वास नलियों, फेफड़ों और प्लूरा की सूजन, छाती में दबाव, खांसी और गहरी सांस लेने पर छाती में दर्द, खांसी पर छाती में चुभन,
दाएं तरफ की प्लूरिसी, राइट साइडेड प्लूरिसी में आप फेरमफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलाई जैसी चुभन, स्टिचिंग पेन, और साथ में जो खांसने और सांस लेने पर बढ़ जाती है। रात में घबराहट के साथ दिल की धड़कन, मेहनत करने, हिलने डुलने, बैठने और तेज चलने पर बढ़ती है। यह तीव्र क्षय रोग में सर्दी के दौरान एक महत्वपूर्ण अस्थायी उपचार है। छाती में ऐंठन के साथ घुटन, बुखार और लाल चेहरा, ऊपरी छाती में गठिया, रियोमेटिज्म आपको दिख सकता है। उसके बाद बैक के सिम्टम्स बतला रहे हैं। पीठ, तो कहते हैं पीठ में ठंडापन, गर्दन या पीठ में ऐंठन, पीठ में दर्द, रात में, माहवारी के दौरान, हिलने डुलने पर, सीट से उठने पर, बैठने पर, चलते समय, गर्दन के क्षेत्र में, कंधों के बीच, कमर के हिस्से में, माहवारी के दौरान। उसके बाद पीठ में दर्द रहता है, चुभन वाला दर्द रहता है, खींचन वाला दर्द रहता है, और गर्दन के पीछे एक जकरन सा, एक अजीब सा दर्द होता है। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज बतला रहे हैं, तो ठंडापन पहले बतलाते हैं एक्सट्रीमिटीज का। कोल्ड और एक्सट्रीमिटीज, तो हाथ और पैर ठंडे, बिस्तर में शाम के समय पैर ठंडे रहते हैं, सिरदर्द के दौरान पैर ठंडे रहते हैं, उंगलियों में सिकुड़न महसूस होती है जो गठिया के कारण होती है, जांघों, पैरों, पिंडली और पैरों में मरोड़ यानी कि क्रैम्प पेन होता है, क्रैम्पिंग पेन। उसके बाद आते हैं अंग, लिम्स पे, तो नाखूनों का नीला पड़ जाना, हाथों और हथेलियों में गर्मी, तलवों में गर्मी, अंगों में भारीपन, ऊपरी अंग और पैरों में भारीपन, जोड़ों में सूजन, हाथों और उंगलियों, पैरों और तलवों में सनसनाहट, नंबनेस सा फील होना। गठिया का दर्द दाएं कंधे और ऊपरी भुजा में होता है, खिंचाव और चीरने जैसा दर्द गठिया का, गाउट का, जो भुजा को जोर से हिलाने से बढ़ता है और हल्की गति से राहत मिलती है, जैसे कि फेरम मेटालिकम में भी आपको यह सिम्टम है। उसके बाद स्पर्श से अंग संवेदनशील रहता है, टच उसके जो लिम्स हैं उसको टच से सेंसिटिव रहेगा वो। दाएं हाथ का अंग शून्य हो जाता है, राइट साइडेड एक नंबनेस आपको हाथों में दिखता है, हाथ से उठाने में असमर्थ, हाथ से कुछ उठाना जो है दाएं हाथ से खास करके मुश्किल होता है। दाएं कंधे में जोर का तीव्र गठिया वाला दर्द होता है, साथ में लालिमा, सूजन, ये दोनों आपको दिखते हैं। राइट डेल्टॉइड मांसपेशी में, मसल में गठिया का दर्द, राइट डेल्टॉइड मसल में गठिया का दर्द, और इसके लिए फेरमफॉस एक अच्छी दवा है। कलाई और घुटने के जोड़ में गठिया, बुखार के साथ। साथियों, ये जो राइट डेल्टॉइड मांसपेशी कहते हैं, तो इसको उठाने में तकलीफ हो जाता है पेशेंट को एक कंडीशन पे, वो डॉक्टर साहब इसे उठ ही नहीं रहा है इससे ज्यादा, वहां पे आप फेरमफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट साइडेड खास रूप से। उसके बाद कहते हैं गठिया के कारण जोड़ों में दर्द, साइटिका, जांघों में दर्द, अंगों में कुचला हुआ दर्द, कुचल जाने जैसा, अंगों में चुभने वाला दर्द, ऊपरी अंगों, कंधों और नितंबों में, कंधों, ऊपरी भुजाओं और नितंबों में खींचने वाला दर्द, घुटनों में गोली मारने जैसा दर्द, जैसे कुछ घुस गया हो उस तरह का, जो टांगों तक फैलता है बुखार के साथ, पैरों में बेचैनी, रेस्टलेसनेस, कपाएगा पैर, निचले अंगों और पैरों में जकड़न, जोड़ों में सूजन, ऊपरी अंग, भुजाएं, हाथ और पैर, इन सब में आपको सूजन और दर्द आपको दिखता है। जलोदर और गठिया के कारण सूजन, अंगों, जोड़ों, घुटनों और टांगों में अत्यधिक कमजोरी, गठिया जो एक जोड़ से दूसरे जोड़ में जाता है उस तरह का इसका सिम्टम रहता है, साथ में हल्की भी गति से बढ़ जाता है। उसके साथियों स्लीप बतला रहे हैं, नींद के सिम्टम्स इसके, तो कई प्रकार के स्वप्न, चिंताजनक, भ्रमपूर्ण, गिरने के जैसे कहीं से गिर रहा हो, दुस्वप्न जैसे, और स्पष्ट सपने, क्लियर सपना देखता है और खराब ही सपना देखता है, देर से नींद आती है, रात में नींद आने में उससे दिक्कत होती है, बेचैन नींद रहता है, शाम को नींद आने जैसी स्थिति, शाम के टाइम में नींद आएगा लेकिन रात को जब सोने जाएगा तो आधी रात से पहले अनिद्रा रहती है, लेकिन नींद आने की इच्छा होती है, चाहता है कि सो जाए लेकिन आधी रात तक उसे नींद नहीं आएगी, एक बार जागने के बाद फिर सो नहीं पाता। उसके चिल, ठंड बतला रहे हैं कि दोपहर में ठंड लगना, ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है, और खास करके दोपहर 1 बजे के आसपास उसे ठंड महसूस होती है, रात में बिस्तर में ठंड लगती है, सिरहन भरी ठंड, कपकपी वाला ठंड आपको दिखता है। बुखार बतला रहे हैं, आप गर्मी बतला रहे हैं एक तरह से, तो गर्मी बता है कि बुखार प्रधान लक्षण है इसका, फेरमफॉस का। किसी भी समय बुखार, जब अंगों, जोर या म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन हो, किसी तरह का स्वेलिंग अगर हो तो साथ में बुखार आ जाएगा फेरमफॉस के पेशेंट को। ठंड के बिना बुखार, ठंड नहीं लगती है, बुखार रहता है। सूखी गर्मी, प्यास के साथ,
शरीर ड्राई सा रहेगा, फीवर रहेगा और प्यास काफी रहेगी। गर्मी के दौरे आते हैं, हीट फ्लशेज आते हैं, क्षय रोग का बुखार और रात में पसीना, ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में बुखार और रात में पसीना आना, आंतरिक गर्मी इंटरनल हीट, अवसादी बुखार सुस्त कर देने वाला, अवसाद में डाल देने वाला, जैसे आदमी एकदम होपलेस सा हो जाए उस तरीका का बुखार रहता है। नींद के बाद गर्मी रहती है, अगर सो जाए तो उसके बाद शरीर में बुखार आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा। दिन में सुबह पसीना आना, दिन के समय में और सुबह में दोनों टाइम में पसीना ज्यादा, चिपचिपा पसीना, बुखार के बाद अत्यधिक कमजोरी के साथ पसीना, हल्के काम करने पर भी पसीना, नींद के दौरान अधिक पसीना। उसके बाद स्किन सिम्टम्स बतलाते हैं साथियों। तो स्किन में बतला रहे हैं कि त्वचा में जलन, स्किन में बर्निंग सेंसेशन, ठंडापन, त्वचा का छिलना, डिस्क्वामेशन, छिलने जैसा, पीली या लाल त्वचा, सूखी त्वचा, त्वचा में चींटियां रेंगने जैसी सनसनी, फॉर्मिकेशन, त्वचा में अत्यधिक संवेदनशीलता, त्वचा छूने पर दर्दनाक महसूस होना, अल्सरेशन के सिम्टम्स, छोटे और सूखे माने कि छोटे छोटे और ड्राई मस्से, सूखे हुए मस्से आपको दिखते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स थी साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर्स में टोटली में जो भी उन्होंने बतलाई है वो सारी बात मैंने आपको यहाँ पर बतलाई है। तो ये सारी चीज अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो इसके साथ साथियों वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।